तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सैक कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का PYQ। बट उससे पहले एक नोटिस आया है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 1 मई मजदूर दिवस है। आज पूरा सब छुट्टी था। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 6 का भी एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग सेमेस्टर 2 वाले भी और सेमेस्टर 6 का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो दोनों का जो एग्ज़ाम है, 2 तारीख वाला एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है, नेक्स्ट डेट पे आपको भेज दिया है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिला दंड अधिकारी कौन होता है मालूम है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM जिसको बोलते हैं। ठीक है, एवं उपायुक्त बोलते हैं DC को, डेप्यूटी कमिश्नर DC, हिंदी में बोलते हैं उपायुक्त। ठीक है, तो बोला जा रहा है DC की ओर से कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पत्रांक 804 दिनांक 30 अप्रैल 2026 के आलोक में महाविद्यालयों को दिनांक 3/5 यानी कि 3 मई को, ठीक है, 3 मई आने वाला जो 3 तारीख होगा ना, 3 तारीख को होने वाली है नीट की एग्ज़ाम। नीट एक एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जिसके तहत बच्चे जो है क्वालिफाई करके MBBS और BDS जैसे कोर्सों में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो नीट की परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। अतः उक्त के आलोक में दिनांक 2/5/2026 को आयोजित होने वाले 2 तारीख को जो कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है, इसको जो है रोक दिया गया है। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय के सेकेंड सेमेस्टर और सेमेस्टर 6 की परीक्षा को स्थगित किया जाता है और डेट जो है नया डेट दिया गया है। ठीक है, बगल में शादी है तो हो सकता है आपको सुनाई दे। तो नया डेट सेमेस्टर 2 का एग्जाम था सैक कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में था किसका, न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग सेट 2। अच्छा, एक बार हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का सिलेबस ये देखते हैं रूटीन, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। और ये पेपर में भी आया है। ठीक है, इसलिए 5 मिनट हमारा इसी में जाएगा। ये है आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम, और यहाँ पे देखिए ये जो 2 तारीख है, आगे आ जाइए थोड़ा सा ऊपर। हाँ, 2 तारीख को, अच्छा फर्स्ट सिटिंग में ही एग्ज़ाम था ना दोनों का, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी फर्स्ट सिटिंग में था और न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग का भी फर्स्ट सिटिंग में था, इन सभी ऑनर्स वालों का। तो केवल आपका एग्ज़ाम, जिनका 2 तारीख को एग्ज़ाम था, केवल आप ही लोग को एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड किया। बाकी 4 तारीख वालों का सेम चलेगा, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख सब एग्ज़ाम टाइम पे होगा। केवल ये जो 2 तारीख वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, 2 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उनको नेक्स्ट डेट पे दिया है। और डेट कौन, तो 2 तारीख को 12 तारीख को कर दिया है फर्स्ट सिटिंग को सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम। ठीक है, दोनों का फर्स्ट सिटिंग में होगा, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल हो या न्यूज़ राइटिंग हो, दोनों का जो है फर्स्ट सिटिंग में होगा सेमेस्टर 2 वालों का। और सेमेस्टर 6 वालों का एग्ज़ाम जो है मेजर पेपर 13 का, वो सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा शाम के टाइम में। समझ गए? और यहीं पे आपका जो है ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने गलत किया, डेट देना चाहिए। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर का यहाँ पे डेट होना चाहिए था, साइन के साथ जो है डेट मारना चाहिए। मालूम नहीं ये पढ़े लिखे हैं या नहीं, मुझे ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, एक अच्छे व्यक्ति जो यहाँ पे इतने बड़े पोजीशन पे हैं, उनको साइन विथ डेट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपके साइन की वैल्यू होती है कि आपने किस डेट को ये साइन किया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है FYGP सेकेंड सेमेस्टर के उक्त मतलब ऊपर पत्र की परीक्षा का समय एवं परीक्षा केंद्र पत्रांक संख्या, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी 7 अप्रैल 2026 तथा FY सेमेस्टर 6 के पत्रांक संख्या पत्र ये जो है 13 अप्रैल 2000 के अनुसार यथावत रहेंगी। मतलब बाकी सभी जो एग्ज़ाम है सब वही होगा, बस ये केवल 2 तारीख वाला एग्ज़ाम आपका जो है 12 तारीख को होगा। कब? 12 तारीख को, 12 मई को। ठीक है, 12 मई को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, बाकी सब का टाइम पे होगा। अब यही चीज़ आपका ये भी बोला गया है कि 2 मई को होने वाली UG दूसरे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित हो गई है, और ये अब परीक्षा कब होगी, तो 2 मई की परीक्षा 12 मई को होगी। ये चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है, ये दैनिक भास्कर में आया था पेपर। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, इस बात को आप लोगों ने समझ लिया। इसके लिए कोई अलग से एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। अब हम लोग लिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पेपर का नाम है सैक कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। माफ़ कीजिएगा, सॉरी, देखिए नींद आ रहा है क्योंकि आज दिन भर मैं जो है ना घर पे काम किया हूँ पूरा। घर में जब घर बनाते हैं ना आप लोग, तो आपको मालूम होगा
हाड़ तोड़ मेहनत होता है यार, जी तोड़ मेहनत होता है ना। तो ये करो तो वो करो, सीमेंट लाओ तो ईंटा गिट्टी बाला छड़ एकदम, तो परेशान हो जाते हैं आप। ठीक है, तो थक गया हूँ, पूरा दिन भर काम किया हूँ, आपका क्लास ले रहा हूँ अभी। सेशन 23-27, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क 75। ठीक है, और सेट 1 इसका मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, सेट 2 है ये। और ज्ञान सागर ऐप पे 5 गो सेट ऑलरेडी अपलोड है, और इसके साथ ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज भी कराया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग क्वेश्चन पेपर का देखते हैं, ग्रुप ए के क्वेश्चन। ये ग्रुप ए के 5 क्वेश्चन है, फिर आपके 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, फिर ग्रुप बी से आपके 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 का आंसर करना होगा। सभी का मैं यहाँ पे आंसर के साथ दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे कि गुड ग्रूमिंग का एक अच्छा उदाहरण क्या है। मौखिक स्वच्छता, ठीक है, ऊंचे स्वर में बोलना क्या है। तो देखिए, गुड ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मतलब होता है क्या, संवारना या सुधारना। मौखिक स्वच्छता, ऊंचे स्वर में बोलना, क्या हो जाएगा, गुड ग्रूमिंग, अच्छे तरह से अपने आप को संवारना में क्या आएगा, 2 ऑप्शन में बताना है, मौखिक स्वच्छता या ऊंचे स्वर में बोलना। नहीं, ऊंचे स्वर में बोलना नहीं होगा, मौखिक स्वच्छता होगा। मौखिक स्वच्छता में क्या होगा, देखिए, मुंह की साफ सफाई नहीं, मुंह की साफ सफाई के अलावा आपको जो वर्ड प्रयोग करते हैं वो अच्छा वर्ड हो। ठीक है, गाली उली का प्रयोग मत कीजिए सभी के सामने। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे दीजिए, डेफिनेटली दीजिए यार। ठीक है, जहाँ पे आप कोई गाली देगा आपको तो आप चुप थोड़ी हो रहिएगा, उसको भी देना मुँह तोड़ जवाब, लेकिन हर जगह नहीं। ठीक है, तो गुड ग्रूमिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसमें दांत साफ रखना होता है, मुंह की भी सफाई करनी होती है। ठीक है, ताज़ा सांस बनाए रखना शामिल होता है, इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा लगता है और उसमें दूसरों को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और गोल्डन वर्ड का भी प्रयोग कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मौखिक स्वच्छता के साथ, ठीक है, भाषिक स्वच्छता भी रखना है आपको। ठीक है, भाषिक स्वच्छता मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, बॉडी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका प्रभावशाली संचार, ऑप्शन बी है गुस्सा दिखाना। तो सिंपल सा है कि बॉडी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य है प्रभावशाली संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम लोग बॉडी लैंग्वेज इसीलिए तो रखते हैं। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य शरीर की भाषा के माध्यम से व्यक्ति बिना शब्दों के, ठीक है, अपने विचार, भावनाएं और संदेश दूसरे तक पहुंचाता है। प्रभावशाली संचार इसी को बोलते हैं। यार बगल में शादी है, ठीक है, तो क्या करें, मतलब चलिए मैं आपको क्वेश्चन फिर भी दिखा रहा हूँ। रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार या केवल 1 प्रकार। रिज्यूम जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार के। रिज्यूम जो है आपका 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला आ जाता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, दूसरा है फंक्शनल रिज्यूम और तीसरा है कॉम्बिनेशनल रिज्यूम। ठीक है, कॉम्बिनेशनल में क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिश्रित रूप होता है ये कॉम्बिनेशनल रिज्यूम। ठीक है, जब मैं आपको डिटेल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा कल, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सुनने की एक महत्वपूर्ण कला क्या है। तो प्रश्न को पूछना या चुप रहना। नहीं, सुनने की एक कला है कि आप प्रश्न पूछिएगा, अच्छे से सुनिएगा तब ना प्रश्न पूछिएगा, अच्छे से सुनिएगा ही नहीं तो प्रश्न कहाँ से पूछिएगा। ठीक है, तो सुनने की एक महत्वपूर्ण कला है, जब हम ध्यान से सुनते हैं और शांत रहकर दूसरों की बातों को सुनते हैं, तभी हम उनके संदेश को सही तरह से समझ पाते हैं कि वह अगला व्यक्ति हमें क्या बोल रहा है, और फिर उसका हम रिप्लाई क्या करेंगे। ठीक है, और बोलने से पहले अपनी बातों को तोल लीजिए। संकेत भाषा किसके लिए होती है। संकेत जो भाषा दिखाते हैं वो किसके लिए होता है। श्रवण बाधित जो सुनने में कमजोर है, या दृष्टिहीन। दृष्टिहीन के लिए संकेत भाषा क्या बताइएगा, उसके लिए तो ब्रेल लिपि आती है। तो जो क्या है, दृष्टिहीन वालों के लिए नहीं है संकेत भाषा, जो श्रवण में बाधित है, सुनने में असक्षम है, ठीक है, उसको हम लोग संकेत भाषा देते हैं। तो संकेत भाषा श्रवण बाधित लोगों के लिए रहता है। ठीक, साइट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वे हाथ पैर के संकेत और हाव भाव के चेहरे का इस्तेमाल करके उनको समझाया जाता है। इसी को संकेत भाषा या साइन लैंग्वेज कहते हैं, साइन। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मार्क्स क्वेश्चन है कि प्रभावशाली संचार में 7C क्या होता है। तो जब आप अच्छी तरह से बोलते हैं तो 7 गो वर्ड है इंग्लिश का जो C भाषा से शुरू होता है, सी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। ठीक है,
उसी को 7C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें पहला वर्ड है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, संदेश स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए। जो आपका भाषा है क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कंसाइसनेस मतलब होता है छोटा, यानी कि जो भी आप बोल रहे हो वह छोटा हो, सटीक हो। तीसरा आ जाता है आपका क्या, कंप्लीटनेस, जो भी आप बोले पूरा बोले, आधा अधूरा मत बोले, ठीक है। नेक्स्ट आता है करेक्टनेस, यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं पूरी तरह से शुद्ध बोले, अशुद्ध वर्ड मत बोलिए, ठीक है, गलत मत बोलिए। नेक्स्ट फिर आता है आपका कि जो भी आप बोल रहे हैं विनम्रता के साथ बोलिए, यानी कि कॉर्टेसी के साथ बोलिए, ठीक है। तो कॉर्टेसी के साथ बोलिए, आपको जो भी बोलना है विनम्रता के साथ, ऐसा नहीं कि गाली गलौज करके बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है विचार, यानी कि थोड़ा सोच समझ के बोलना है, ठीक है। संदेश प्राप्तकर्ता की भावनाओं को ध्यान में रखकर आपको बातें बोलनी है, ठीक है। कहाँ पे प्यार से बात करना है, कहाँ पे डांट के बात करना है, ये सब आपको आना चाहिए अब, क्योंकि अब आप एक ग्रेजुएट होने वाले हैं, ठीक है। और 1-2 साल बाद आपका शादी भी होगा, 1-2 साल बाद, 5 साल बाद आपका बच्चा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट गर्ल्स खास तौर पे आपको ध्यान देना है ये सब चीज़ें, ठीक है। कहाँ पे बोलना है, किसके पास बोलना है, कितना बोलना है, ठीक है। इससे ये नहीं कि आपका क्या बोलते हैं शोषण होगा, नहीं, आपकी मर्यादा रहेगी, मान रहेगा, इज्जत रहेगा। और गर्ल्स खास तौर पे जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर आप बाहर जाते हैं तो प्लीज़ मैं बोलूँगा दुपट्टा ओढ़ के जाइए, ठीक है। आजकल की लड़कियों को मैं देखता हूँ कि एकदम टाइट टाइट पहनेगा और दुपट्टा भी नहीं लगाती हैं, यार ये सही व्यवहार नहीं है, कोई भी लड़का इसको सही व्यवहार नहीं बोलेगा, ठीक है। अंतिम में आ जाता है कंक्रीटनेस, जिसको ठोसता बोलते हैं। जो भी आप संदेश बोलते हैं आपके बातों में वजन होना चाहिए, ठीक है। संदेश तथ्य उदाहरण पर आधारित होने चाहिए, केवल हवा में बातें मत करें, ठीक है। चलिए अगला जाता है रिज्यूम और सीवी में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम एंड सीवी। शॉर्ट भाषा में बोलें तो रिज्यूम छोटा होता है, सीवी बड़ा होता है। सीवी का फुल फॉर्म होता है कैरिकुलम वीटा, ठीक है। तो रिज्यूम और सीवी दोनों जो है नौकरी के लिए उपयोग की जाने वाली दस्तावेज हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर है। नौकरी के अलावा ये जो है विवाह शादी में भी उपयोग होता है। तो मैं खुद अपना जब मैरिज प्रपोजल किसी को भेजता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी शादी वगैरह के लिए लड़की अपना बायोडाटा वगैरह, ठीक है, रिज्यूम सीवी वगैरह भेजते हैं, तो मैं सीवी बनाया हूँ अपना, ठीक है। हर कोई अपना अपना बनाता है, कोई बायोडाटा लिखता है, कोई रिज्यूम लिखता है, कोई सीवी लिखता है। इन तीनों में अंतर क्या है भैया, थोड़ा बता दीजिएगा। बायोडाटा, ठीक, सीवी और रिज्यूम में क्या अंतर है। तो बायोडाटा जो है अपने बारे में जानकारी देने का सबसे अच्छा और सबसे छोटा, ठीक है। अगर आप किसी को अपने बारे में सबसे शॉर्ट में बताना चाहते हैं तो बायोडाटा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाटा। अगर आपको किसी को अपने बारे में सबसे कम शब्दों में जवाब देना है तो बायोडाटा। इससे थोड़ा और विस्तार से बताना है तो रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम थोड़ा और विस्तार हो जाता है। और सीवी जो है सबसे ज़्यादा विस्तार से, हर एक साल का डेटा रहता है आपके, किस साल आपने क्या किया, विस्तार से इसको बोलते हैं। इसलिए 3-4 पेज तक का होता है, ठीक है। तो मैं सीवी बनाया हूँ अपना 3 पेज का, समझ गए। उसी तरह से समझते हैं। चलिए कि रिज्यूम यह छोटा और संक्षिप्त डॉक्यूमेंट होता है जिसमें व्यक्ति की शिक्षा, ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौशल, यानी कि आप में क्या क्या स्किल है, क्या कौन से काम कर सकते हैं आप, ठीक है। कंप्यूटर चलाना जानते हैं आप, सिलाई कढ़ाई जानते हैं आप, ठीक है। मान लीजिए आप ड्राइविंग जानते हैं, कोई सिलाई मशीन जानता है ना, कोई पेंटिंग जानता है, ठीक है। तो हर एक आदमी का अपना एक स्किल होता है, तो वो स्किल बताना है। अनुभव, कहाँ पे आपने काम किया, ये सब बताना है। अगर आप कहीं पे काम नहीं किए तो फ्रेशर लिखिएगा। फ्रेशर मतलब होता है नौसिखिया, फ्रेशर, ठीक है। यह सामान्यतः 1 या 2 पेज का होता है। रिज्यूम जो है क्या होता है, 1 या 2 पेज का होता है। बायोडाटा 1 पेज का ही रहेगा, लेकिन रिज्यूम 1 पेज या 2 पेज, ठीक है, समझ गए। अब आता है सीवी। सीवी कैरिकुलम वीटा इसका फुल फॉर्म होता है। यह अधिक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति की पूरी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, आपने कहाँ तक पढ़ा है, 10th कब पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना नंबर आया, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, योग्यता 12th कब पढ़ा, कितना परसेंट आया, कहाँ से पढ़े हैं, ठीक है, किस फैकल्टी से गए हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस,
फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कितना परसेंटेज आया, क्या सेशन है आपका, ठीक है, सारी चीज़, ऑनर्स क्या है, अनुभव कहाँ पे काम किया है, कितने साल काम किया है, किस पोस्ट पे काम किए हैं, ठीक है, कितना सैलरी मिलता था, कब ज्वाइनिंग किए थे, कब छोड़ दिए, ये सब बताना है। उपलब्धि आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया है, किस साल अचीवमेंट किया है, ये सब आपको लिखना होगा CV में। संक्षिप्त रूप में रिज्यूम छोटा और संक्षिप्त होता है, मतलब संक्षिप्त मतलब छोटा। रिज्यूम अपने बारे में जानकारी देने का छोटा होता है माध्यम, जिसको 2 पेज में अधिकतम दिया जा सकता है। और CV अधिक विस्तृत होता है, जिसमें आपको पूरा विस्तार से 3 पेज 4 पेज तक आप इसको लिख सकते हैं। समझ गए? अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए उनके लिए, ठीक है। देखिए, ये है ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। ऑटोमेटिकली ये बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, जोहार लिखा आएगा, पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो, पढ़ो जो है और अपने हक के लिए लड़ो, वरना यहाँ पे कुछ अधिकार नहीं मिलेगा झारखंड में, ठीक है। तो देखिए, ये इंस्टॉल कीजिएगा, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन के नीचे में देखिए यहाँ पे लिखा है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका फुल नेम और फ़ोन नंबर आएगा, अपना फुल नेम और फ़ोन नंबर दोनों टाइप कीजिएगा। फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट। आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP डालिएगा, ये ऐप इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको आना है यहाँ पे ऑल कोर्स में, कहाँ पे, ऑल कोर्स। ऑल कोर्स में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये इस तरह से सब यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा। आपको ये कोल्हान यूनिवर्सिटी वाला कोर्स 60 रुपये में ख़रीद लेना है, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये फ़ोन पे गूगल पे को ले लेगा और ये पेमेंट नंबर डालिएगा अपना, पेमेंट हो जाएगा 60 रुपया। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या मिलेगा तो व्यू मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये कोर्स आपका 60 रुपया लिया जा रहा है, पूरा ग्रेजुएशन इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। अभी लीजिएगा तो 2030 तक इसमें आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इसमें हर एक सेमेस्टर का, हर एक पेपर का नोट्स यहाँ पे मिलेगा। सेमेस्टर 2 को देखना है, 2 पे क्लिक कीजिए। सेक पेपर देखना है, सेक पेपर पे क्लिक करेंगे। जो भी पेपर आपको देखना होगा उस पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश का देखना है, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और ये आपका PDF इस तरह से आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको देखना है, ठीक है, कोई पेपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये PDF इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप PDF को ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपका फ़ोन पे भी डाउनलोड हो जाएगा PDF। और ये हर एक पेपर का आपको नोट्स एक जगह पे मिल रहा है, समझ रहे हैं, सिर्फ 60 रुपया में। इतना सस्ता इसलिए रखा हूँ ताकि हर एक आदमी इसे एक्सेस कर सके। 60 रुपया में 4 साल पढ़ा बोरे भाई, ठीक है। 4 साल কত 4 বছর, हाँ 4 বছর পড়বি, চ ঠিক আছে না, চ দেখছি। तो हम देखो हैं, ठीक है, आगे बारिश का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर 3 के भी पेपर मिलेंगे, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी, 7 के भी, 8 के भी। मतलब एक बार पेमेंट कीजिए, सब फ्री, ठीक है। और अपने फ़ोन पे PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतना सस्ता और क्या खोजिएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आपका वेरी लॉन्ग आंसर टाइप शुरू होता है। मौखिक और गैर मौखिक संचार के बीच मुख्य अंतर बताइए। देखिए, मौखिक मतलब जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, और गैर मौखिक जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम जब बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, अपने भावना बताते हैं कि भाई आज हमको ना अजीब लग रहा है, एक बोलते ओह आज मज़ा आ गया, बोलता है अरे यार बहुत दिन खराब गया। तो हम अपने भावना, विचार, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा हूँ, अपने ज्ञान को भी दे रहे हैं। तो ज्ञान, अनुभव, जानकारी, कुछ भी आप संचार मतलब बातचीत के जरिए या लिखित रूप में जरिए, ठीक है, या इशारा करके बताते हैं तो इसको संचार कहते हैं। संचार 2 तरह से होता है, एक होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं और दूसरा है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब एक भाषा का प्रयोग होता है, एक में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ भी लिखा है तो हिंदी या इंग्लिश भाषा का ही लिखा है, मतलब ये भाषा का लैंग्वेज है। दूसरा एक भाषा का लैंग्वेज नहीं होता जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मौखिक संचार यानी कि वर्बल लैंग्वेज जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं, और एक होता है गैर मौखिक जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग दो दिखा देते हैं, मुंडी हिला देते हैं, हाँ यस है, ठीक है, सीधा सीधा मुंडी हिलाएंगे तो यस, टेढ़ा टेढ़ा लेफ्ट राइट मुंडी को हिलाते हैं मतलब नो, ठीक है, आंख मार दिया मतलब इशारा कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं गैर भाषिक, जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो संचार समझ गए हैं कि वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप अपनी भावनाओं, विचारों, ज्ञान, अनुभव का साझा करते हैं। मौखिक संचार वह है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है या बोलकर, लिखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए बातचीत करना, भाषण देना, फोन पर बात करना, ईमेल लिखना आदि। ठीक है, इसको मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार की विशेषताएं, इसमें अब कहा जाता है कि इसमें भाषा और शब्दों का प्रयोग होता है, संदेश स्पष्ट होता है और सीधे तरीके से व्यक्त किया जाता है, इसमें तुरंत प्रतिक्रिया मिल सकती है। अरे यार गाना बज रहा है, ठीक है। आप जो इस तरह से झूठ मूठ गए, प्यार वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, और होता भी है ना तो मिलेगा नहीं, इसलिए इस सब चक्कर में दूर रहिए, अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक। शादी करने का मन होता है शादी कर लीजिए, लेकिन प्यार वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। जिसकी हमें कब से तलाश थी। चलिए, तो गैर मौखिक संचार वह संचार है जिसमें बिना शब्दों के हम लोग संदेश को देते हैं, शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल इशारा का प्रयोग करते हैं। इसमें शरीर की भाषा यानी कि शरीर के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, ठीक है, हाथ, आँख, कान, पैर, मतलब बॉडी का सहारा लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, गैर मौखिक संचार के उदाहरण, तो इसमें हम लोग चेहरे का प्रयोग करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हैं, हाथों के इशारे करते हैं, गेस्चर इसको बोलते हैं, शरीर की मुद्राएं, पोस्चर का यूज करते हैं, आंखों के संपर्क, आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है कि मौखिक संचार में शब्द यानी कि किसी भाषा का प्रयोग होता है और गैर मौखिक में शब्द का प्रयोग नहीं होता, यानी कि बिना किसी भाषा का प्रयोग के। मौखिक संचार स्पष्ट और सीधा होता है, जबकि गैर मौखिक संचार भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। मौखिक संचार बोलकर या लिखकर किया जाता है, जबकि गैर मौखिक शरीर के संकेतों का प्रयोग करते हैं। प्रभावी संचार के लिए मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के संचार का सही उपयोग आवश्यक होता है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन, ईमेल लिखने के किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है चाहिए। तो साउंड बढ़ गया है, देखिए यहाँ पे सब बताया गया है कि आपको जो है सब्जेक्ट लाइन होता है एक, उसको ध्यान से लिखना है, हेडिंग, विनम्र भाषा का प्रयोग करना है, संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना है, सही अभिवादन करना है, सही क्लॉज करना है, ठीक है, और फिर सेंड करना है। शरीर की भाषा और व्यवहार के बीच संबंध को बताना है, एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर, ओके। तो इसमें आप एक एक करके बताइएगा, सब कुछ अपलोड कर दिए गए ऐप में। भावनाओं की अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का संकेत, व्यवहार का प्रभाव, संचार को प्रभावी बनाना। अच्छा, जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, बोलिएगा भैया हम कोल्हान यूनिवर्सिटी से हैं, सेमेस्टर 2 में हैं, हमको एक्सेस दे दीजिए, हम फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, ठीक है। 8986607541 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम दे देंगे एक्सेस आपको और आप स्कैनर भेज देंगे, आप पेमेंट कर दीजिएगा। समूह चर्चा के दौरान यानी ग्रुप डिस्कशन के दौरान आमतौर पर कौन कौन सी मिस्टेक होती है, गलतियां होती हैं, इनके बारे में बताना है। तो एक एक करके यहाँ पे बताया गया है कि दूसरों की बातचीत को काटना, पहले उसको बोलने दीजिए, जो बोल रहा है पूरा कंप्लीट बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, सुनिए तब तक से, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, इन सब बातों को ध्यान से आपको लिखना होगा, ठीक है। जो विषय से पूछा गया वो विषय में ना बोलकर विषय के बाहर बोल रहे हैं। दूसरों की राय का सम्मान करें, जो व्यक्ति कुछ राय दे रहा है तो उसको राय को भी आपको मानना है। गलत जानकारी नहीं देना है, नहीं जानते तो डायरेक्ट बोलिए कि मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन जानकारी होगा तब मैं आपको बताऊंगा। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें, ठीक है। हमारा जो पर्सनालिटी है, अलग अलग प्रकार का पर्सनालिटी होता है, इसको मैं अच्छे से बताऊँगा। देखिए आई थिंक ये नहीं, इसके बाद और एक क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन क्या है, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों के बताइए। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। व्यक्तित्व के व्यवहार, सोच, भावनाएं, हमारी आदत और हम किस फैमिली में पले बढ़े हैं, हमारा एजुकेशन कैसा हुआ है, इसके आधार पे जो है हमारा जो है डिसाइड होता है फैमिली कंडीशन, ठीक है। शादी 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 दिमाग खराब। चलिए, तो देखिए व्यक्ति किस माहौल में पला बढ़ा है ये डिपेंड करता है। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। पहला व्यक्ति होता है एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा बोलता है।
मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जो है एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति अपने भावनाओं को बहुत जल्दी व्यक्त कर देते हैं, ठीक है, जो भी उनके अंदर होता है। कुछ छिपा के, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो वो छिपा के अंदर में रखते हैं, ठीक है। हालांकि मैं भी कुछ चीज़ें छिपा के रखा हूँ, आपको थोड़ी बताऊँगा। तो एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को खुल के व्यक्त कर देते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि यार अगला आदमी मतलब इसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। हालांकि कुछ हद तक मुझ में भी एक्सट्रोवर्ट है। नेक्स्ट दूसरा होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट व्यक्ति ना इस डर से नहीं बोलेगा कि अगला आदमी क्या सोचेगा। क्लास में भी कुछ कुछ स्टूडेंट आंसर जानते होंगे लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते होंगे, क्यों? उनको डर लगता है कि आदमी क्या सोचेगा और बच्चे क्या सोचेंगे, ठीक है, समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगा। घंटा कुछ नहीं सोचेगा, आपको जो बोलना है बोलिए, ठीक है, जो सोचेगा सोचेगा। तो इसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो आदमी बोलने से, अपने अंदर की भावनाओं को बाहर निकालने से हिचकिचाते हैं, ठीक है। अब मुझे भूख लग रहा है, आप समझ सकते हैं। खाना नहीं खाए, खा के डायरेक्ट सो जाएंगे यार, इतना काम किए ना दिन भर, सीमेंट ढो ढो के, ठीक है, लेबर कुली का काम किया आज, तो हाथ सब में भी छाला पड़ गया है। तो इंट्रोवर्ट समझ गए, जो अपने भावनाओं के अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर नहीं पाते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा बोलता है, इंट्रोवर्ट जो बहुत कम बोलता है, उसको बोलने के लिए उत्साह जाता है कि बोलो रे कुछ तो बोलो। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मस्त, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलेगा, फालतू में बकर 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 नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको भी एम्बीवर्ट बनना है, मैं भी ऐसा बनने का प्रयास करूँगा कि फालतू में बकर बकर नहीं करूँगा। तो एम्बीवर्ट किसको बोलते हैं, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का गुण है, यानी कि जब जरूरत होगा तब बोलेगा, जब जरूरत रहेगा तब चुप रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे मस्त मौला आदमी कौन रहेगा बताएं, जो सबसे मतलब हंस मिजाज खुश मिजाज टाइप से, वो एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। मुझे लगता है मैं भी एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। और वैसा ही आदमी कॉमेडी करेगा थोड़ा सा ज़्यादा, जो आदमी कॉमेडियन होता है वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो तीन तरह का व्यक्तित्व होता है, इंट्रोवर्ट बहुत कम बोलने वाले, एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा बोलने वाले, और एक होता है एम्बीवर्ट, ठीक है, वो नॉर्मल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और द्विमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, द्विमुखी, वही है ना जी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और द्विमुखी, हाँ। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। अलग अलग तरह से इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का अलग अलग फंडा है। कोई देखिए, एक इंटरव्यू होता है जिसमें एक वो इंटरव्यूअर रहेगा जो आपका साक्षात्कार लेगा, वो एक रहेगा, और एक के लिए एक व्यक्ति इंटरव्यू देगा, ठीक है। जब व्यक्ति एक इंटरव्यूअर रहेगा और एक वो इंटरव्यू देने वाला रहेगा, तो दो व्यक्ति हैं, ठीक, एक इंटरव्यू देने वाला, एक इंटरव्यू लेने वाला, तो इसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है। जो एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है, ठीक है। एक होता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में क्या होता है कि एक आदमी जाके बैठा, जैसे कि मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, मान के चलिए यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद मैं आईएएस का इंटरव्यू देने गया हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यू देने में क्या होता है कि एक आदमी बैठा है कुर्सी में, चार पांच गो आदमी उधर बैठे हैं, ठीक है, और जिसको चार पांच गो अलग अलग आदमी बैठे हैं और सब पांचों आदमी मिलके मेरा इंटरव्यू लेगा, तो उसको बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। अगर आप सिविल कोर्ट का एग्जाम देने गए होंगे, सॉरी इंटरव्यू, तो सिविल कोर्ट में क्या होता है कि दो गो या तीन गो आदमी बैठता है और एक आदमी आपका इंटरव्यू लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैनल इंटरव्यू, यानी कि चार पांच आदमी का एक पैनल होता है और एक व्यक्ति उसमें इंटरव्यू देता है। एक होता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, इधर भी पांच गो आदमी बैठा है, इधर भी पांच गो, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, इधर भी कुछ आदमी बैठे होते हैं, इधर भी कुछ, और दोनों के बीच में जो है आपस में क्वेश्चन आंसरिंग होता है, ठीक है, इंटरव्यू की तरह। तो ये ग्रुप इंटरव्यू होता है। एक होता है टेलीफोन इंटरव्यू। अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन से आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उसको टेलीफोन इंटरव्यू कहते हैं। एक होता है ऑनलाइन या वीडियो साक्षात्कार। तो देखिए, एक होता है ऑनलाइन इंटरव्यू जिसमें आपका जूम मीटिंग हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, जूम मीटिंग हो गया, गूगल एक होता है, मैं बोल रहा हूँ यार क्या जो है, गूगल मीट। गूगल मीट से भी मैं इंटरव्यू दिया हूँ, मैं आईआईटी धनबाद वाला इंटरव्यू गूगल मीट से दिया था, ठीक है। और एनआईटी जमशेदपुर वाला डायरेक्ट टू डायरेक्ट पैनल इंटरव्यू हुआ था मेरा, मतलब तीन आदमी का पैनल था और एक आदमी मेरा इंटरव्यू ले रहा था एनआईटी जमशेदपुर में, मतलब आदित्यपुर में, ठीक है।
तो मैं इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया था। हालांकि IIT ISM वाला इंटरव्यू मैं क्वालिफाई नहीं किया था, रीज़न था, ठीक है, मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया था। चलिए, तो ये देख लिए इंटरव्यू के बारे में। बाकी डिटेल में जानना है तो ये 60 रुपये का कोर्स खरीद लीजिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। PDF सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ 60 रुपया है यार, ज़्यादा नहीं है। बाय दोस्तों, जोहार। जूब लग रहा है यार, सोऊंगा मैं भी। ओके, और ऐसी पेपर इंग्लिश का अपलोड कर दिए, माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।